Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक बायोकेमिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। प्रोटोप्लाज्म किसी भी सेल का जो लिविंग पार्ट है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है और ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये कलरलेस मटेरियल से बनते हैं जो कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल से मिलकर बना होता है। ये जेली लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट और विस्कस लिविंग सब्सटेंस होता है। इसके अलावा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले 1835 में प्रोटोप्लाज्म जो टर्म था वो यूज़ में आया था। और इसके अलावा ये जो प्रोटोप्लाज्म है, जैसे ये दोनों टर्म जो एक जैसी लगती है हमें, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। साइटोप्लाज्म इनिशियल कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म का, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। सेल जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्म एक वाइटल रोल प्ले करता है, उसकी एनवायरनमेंट उसको मेंटेन करने की, उसकी सेल की डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो है और यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म हम किसे कहेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल के अंदर जितना भी मटेरियल है वो, और यूकैरियोटिक में पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन से लेकर बाकी जो सारे सब्सटेंसेस हैं लिविंग, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। अब हम जानते हैं दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का, कि बहुत बार ये दोनों वर्ड्स आते हैं और हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है वो किसी भी सेल का लिविंग सब्सटेंस है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इंक्लूड होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है साइटोप्लाज्म में, जबकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म थिक ट्रांसलूसेंट फ्लूइड का होता है, जिसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। जबकि साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसमें पानी, प्रोटीन और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। कॉम्पोजिशन। करीब 36 एलिमेंट्स हैं प्रोटोप्लाज्म के जो कि नोन है, जिसमें से जो 13 एलिमेंट हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर यूनिवर्सल एलिमेंट जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोप्लाज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसी से सारे बायोमोलिक्यूल्स इसके अंदर बने हुए होते हैं। और 95% जो मटेरियल है वो लिविंग सेल का, वो इन्हीं से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। इसीलिए इन्हें हम मेजर एलिमेंट के रूप से में जानते हैं। बाकी 23 जो एलिमेंट है उसे हम ट्रेस एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, बोरोन, सिलिकॉन, वेनेडियम, निकल, फ्लोरीन और सेलेनियम। तो ये है हमारे ट्रेस एलिमेंट। प्रोटीन, फैट्स, एंजाइम्स और हार्मोन जो है वो किसी भी प्रोटोप्लाज्म का बेसिक मेकअप बनाते हैं, और ये जो है सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, और क्योंकि वाटर इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है वो सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म का, जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, और राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं
वो एसेंशियल प्रोडक्शन जो कि प्रोटीन का है उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें पानी जो है करीब 70 से 90% तक है। आयंस जो हैं वो 1% है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम देखें तो प्रोटीन 10 से 15%, लिपिड 2%, कार्बोहाइड्रेट 3% और न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्स, ऑक्सीजन जो है वो 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2.5%, phosphorus 1.4%, chlorine 0.16, sulfur 0.14%, potassium 0.11%, sodium 0.10%, magnesium 0.07%, iron 0.01% और iodine 0.014%। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की। लिविंग सेल के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये पानी प्रेजेंट होता है और करीब 70 से 90% तक किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। पानी ट्रांसपेरेंट, कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है, कोई खुशबू नहीं होती है उसकी। और इसके अंदर इसकी जो सरफेस है उसकी सरफेस टेंशन बहुत हाई होती है और एक स्पेसिफिक हीट होती है और हाई हीट पर ये इवोपरेट हो जाता है। इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है और इसकी जो डेंसिटी है वो करीब 4 के करीब होती है। ये हम देखें ये फ्रीज़ भी हो जाते हैं, 0 डिग्री पे फ्रीज़ हो जाते हैं और 100 डिग्री पर बॉयल हो जाते हैं। ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 एटम से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन एटम्स, और जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं पानी, फ्री वाटर और बाउंडेड वाटर। फ्री वाटर जो है वो करीब 95% प्रेजेंट होता है और बॉन्डेड वाटर करीब 5% अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फंक्शंस ऑफ वाटर, पानी क्या क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि मेजर कंपोनेंट है किसी प्रोटोप्लाज्म का। पानी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये एक देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बेस्ट मीडियम है। ये आइडियल मीडियम की तरह ये काम करता है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं की मदद से बाहर निकाले जाते हैं। इसके अलावा पानी जो है वो किसी भी सरफेस जो टिश्यू है उसको मॉइस्ट रखता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ये एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पानी डिस्पर्सन फेज की तरह भी काम करता है और प्रोटोप्लाज्म के कोलाइडल सिस्टम को भी मेंटेन करता है। इसकी स्पेसिफिक हीट होती है जो कि टेम्परेचर अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उससे लिविंग सेल को बचाती है सडन चेंज से। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस टेबल में डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कितना % पानी होता है। तो 99% जेलीफिश में होता है और इस तरीके से बोन सेल में 25 से 40% और सीड जो है डॉर्मन सीड उसमें सिर्फ 6% होता है। अपना जो एनिमल है उसके अंदर 5% पानी होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन सेल्स में हम देख रहे हैं कि करीब 90% पानी है। तो इस तरह से हर सेल के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस टेबल में हम देख सकते हैं मिनरल्स और उसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि कैल्शियम जो है वो बोन और टीथ के जो मटेरियल फॉर्मेशन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ब्लड क्लॉटिंग में, मसल कंट्रैक्शन में, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, नर्व इम्पल्स कंडक्शन। फॉस्फोरस जो है वो आरएनए और डीएनए का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। सल्फर जो है वो एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन में काम करता है। आयरन जो है वो ब्लड में काम में आ रहा है, हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन्स में।
मैग्नीशियम जो है वो बहुत सारे कोफैक्टर्स की तरह काम करता है। आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन में काम में आ रहा है। कॉपर हीमोसाइनिन जो है पिगमेंट उसमें काम में आ रहा है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह कई इन्वर्टिब्रेट्स में काम में आ रहा है। मैग्नीज जो है वो कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है। कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 होता है जिसमें काम में आ रहा है बनाने में। सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड्स ये जो है वो ऑस्मोलैरिटी जो है किसी भी साइटोसोल की उसको मेंटेन करने के काम में आता है। क्लोरीन, सोडियम और पोटेशियम ये एसिड बेस इक्विलिब्रियम को बनाने में काम में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं बेसिकली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम्स, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस जैसे विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि बेसिक कंपोनेंट बनाते हैं सेल का, प्रोटोप्लाज्म का। और किसी भी सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। और प्रोटीन जो है लिपिड और पानी के साथ सबसे मेन कंपोनेंट बनाता है। ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं। और इसके बहुत सारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं प्रोटीन के अंदर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरली स्ट्रक्चर्स बनते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये मिलकर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाते हैं और डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। रेगुलेटरी रोल्स और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं ये सेल के अंदर। तो यहाँ पर आप डायग्राम भी देख रहे हैं। इसका ये प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर और दूसरे एलिमेंट्स मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में मिल जाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, और ये टर्शरी स्ट्रक्चर और यहाँ पर क्वार्टरली स्ट्रक्चर जिससे कि कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म का, जो कि एनर्जी का सोर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2.1 रेशियो में प्रेजेंट होती है जैसे पानी के अंदर। और यहाँ पर ये जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो ये ग्लूकोज और पानी बनाते हैं। तो इस तरीके से ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में अपने आप को स्टोर कर लेती है जब एक्सेस अमाउंट में होती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो हम ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट जो है जिसे कि हम बेसिकली नाम शुगर्स दे देते हैं, और इसके अंदर हम देखें कि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं और इजीली मेम्ब्रेन के थ्रू ना ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स होता है। फैट्स जो है ये एक तरह के कोलाइड्स होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में। लिपिड्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सेल का, क्योंकि ये फैट बना रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो भी, स्टेरॉइड जो हार्मोन है वो फैट के बने हुए होते हैं। लिपिड के अंदर जो होता है वो एक एंड और जो होता है वो पोलर ग्रुप्स होते हैं और ये जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड कर सकते हैं। लिपिड जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, जो कि विटामिन्स और हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है और इसके अलावा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। एंजाइम्स जो है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका कोलाइडल नेचर होता है और ये बायोकैटालाइज की तरह काम करते हैं, किसी भी रिएक्शन को, बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ये क्योंकि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं तो रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं, उसे बढ़ा देते हैं और खुद मॉडिफाई नहीं होते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं और एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है प्रोटीन्स की और थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एंजाइम जो है उसकी जो एक्टिव साइट्स हैं वो सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिससे कि एक नया प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम वैसे के वैसे ही रह जाता है।
रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, इनके अलावा कुछ रेगुलेटरी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हार्मोन्स एंड विटामिन्स। हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, और ये सारी की सारी जो रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन्हें स्टिमुलेट करते हैं। और विटामिन्स जो हैं वो को फैक्टर की तरह काम करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को होने। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर फंक्शनिंग होनी है किसी भी लिविंग सेल की, तो हार्मोन्स और विटामिन्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि हम जानते हैं सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट वो है सेल ऑर्गेनेल, वो न्यूक्लियस होता है, और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड होता है। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है ये सारी की सारी जितनी भी हमारी बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, वो भी डीएनए में स्टोर रहती है। और ये एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है और इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस होती है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह का होता है, आरएनए और डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है वो मेजर इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती है, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस में यूटिलाइज होती है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आज हमने प्रोटोप्लाज्म के बेसिक कंपोनेंट के बारे में जाना कि किस तरीके से प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट क्या फंक्शन करते हैं। थैंक यू सो मच।